की बात कर रहे थे, कौन सा? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश ये जो शिशुनाग वंश है, ये वंश किसको समाप्त करने के बाद आया? हिर्यक वंश। हिर्यक वंश के जो अंतिम शासक है, क्या नाम? फिर सही सही बोलो, क्या नाम है उसका? गलत। नागदशक। तुम लोग ना, उदयन। उदयन के बाद क्या बन रहा? अनिरुद्ध। फिर बना, अच्छा नहीं लिखाते जानबूझ के, कोई जरूरत नहीं थी। मुंदक। और फिर बना था कौन? नागदशक। और इस नागदशक की हत्या करके इसका जो मंत्री था शिशुनाग, कुछ ग्रंथ ऐसा भी लिख रहे हैं कि जनता द्वारा नागदशक या पितृहंता वंश को शासन से उतार कर और उनके मंत्री शिशुनाग को क्या बना दिया गया? शासक। तुम ये मानते हैं कि चलो इसको मारने के बाद या इसको हटाने के बाद जो शासक बने वो कौन थे इनके मंत्री? कौन? शिशुनाग। अब इसी के नाम पर एक नया वंश स्थापित हो गया जो क्या कहलाया? शिशुनाग वंश। अब इसके बारे में हम जानते हैं शिशुनाग वंश में था क्या। शिशुनाग वंश में बहुत ज्यादा जानकारियां हमें नहीं मिलती हैं, लेकिन जितनी जानकारियां मिलती हैं उनके आधार पर अगर हम देखें तो हमारे पास पहला जो इस वंश का जो शासक हुआ, जो प्रथम शासक है, दो शासक ही हुए मेनली। प्रथम शासक जो है वो कौन है? शिशुनाग। यही वंश का क्या है? संस्थापक। ये इस वंश का क्या बना? संस्थापक। इसने क्या किया? देखो, इसके पास अगर तुम्हें कुछ याद हो तो इतना दिमाग में रखो, इसके पास क्या क्या है। पहले से ही सबसे पहले अंग मिलाया बिंबिसार ने। इसके बाद काशी तो दैत्य के रूप में था। बाद में क्या हुआ? अजातशत्रु आया और अजातशत्रु ने बज्जी संघ को मिला लिया। तो बज्जी के जो पूरा संघ थे उसने 18, एक तो कहा जाता है कि अजातशत्रु ने 18 वर्षों तक आक्रमण किया है और उस क्षेत्र में जितने भी संघ थे, गढ़ थे, लगभग 36 गढ़ थे उस टाइम में। गढ़ मतलब छोटे छोटे राज्य, एक तरीके से मान लें छोटे छोटे गणराज थे, इनको सबको मिला लिया था। तो यानी बज्जी संघ वाला पूरा क्षेत्र। और फिर बाद में क्या हुआ? प्रसेनजीत को हराया। फिर प्रसेनजीत से संधि हुई और जब उसकी मृत्यु हो गई तो कौशल में मिला लिया। तो अब शासन इसके पास क्या हो गया? बढ़ गया। इधर क्या हुआ? इतना शासन इनको शिशुनाग को मिला और शिशुनाग ने एक काम क्या किया? अब इसमें ये कार्य इसने क्या किया? इसने एक काम किया कि जो अपना क्षेत्र था उसकी राजधानी परिवर्तित कर दी। फिर राजधानी परिवर्तन हो रहा है, ठीक। इसने अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी और इसने अपनी राजधानी बनाई वैशाली को। इसने कौन सी राजधानी बनाई? वैशाली। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से किसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। मगध की अब राजधानी कौन सी हो गई? वैशाली, क्योंकि वैशाली जीता जा चुका है पहले से ही। फिर इसने क्या किया? इसने अवंती को जीता। अवंती, जो अवंती राज्य कहां था? मालवा वाले क्षेत्र में था, मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्र में। उसने ये क्या कर लिया? अवंती क्षेत्र जीता। अवंती क्षेत्र जीतने से फायदा क्या हुआ? अवंती क्षेत्र जैसे ही जीता, इनको वस्त्र भी मिल गया। क्यों? अवंती वालों ने किस पे कब्जा कर रखा था? वत्स राज्य पर। और जब एक को जीता तो भाई जिनका कब्जा है वो भी उनको मिलेगा। तो इस प्रकार से अवंती तो जीता लेकिन वत्स क्या मिल गया? एक उपहार के रूप में। तो यानी पूरे फिर राज्य बढ़ गया। तो ये काफी दिनों तक ये शासन करता रहा। केवल इसके बारे में यही एक इंपॉर्टेंट चीज है, और कुछ जानने ज्यादा जरूरी नहीं। इसके बाद इसका दूसरा शासक कौन हुआ? कालाशोक। कालाशोक इस वंश का कैसा था? दूसरा शासक था। दूसरा शासक।
इस वंश का। अब देखो इसके पीछे में एक चीज पूछी जाती है, इसका जो उपनाम या दूसरा नाम, अन्य नाम काकवर्ण मिलता है। काकवर्ण, काकवर्ण मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ पुराणों में इसको क्या मिलता है नाम? पुराणों में काकवर्ण। काकवर्ण इसलिए हाँ कहा जाता है, ये कौवे तरीके काला था इसलिए इसको क्या नाम मिल गया? काकवर्ण। अब इसके टाइम में हुआ क्या, सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात हुई कि जो दूसरी बौद्ध संगीति है वो किसके समय हुई? इसी के समय हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन। द्वितीय बौद्ध संगीति का क्या हो गया है? आयोजन। ये बड़ा महत्वपूर्ण कारण था, और ये अगर देखा जाए तो ये कब हुई थी? 100 साल बाद, 383 BC, यानी ईसा पूर्व। अब इसमें क्या था, ये बौद्ध धर्मी शासक बना, ये उदार शासक था। तो उदार शासक था तो ये क्या कर रहा था कि अपने महल के बाहर नगर में घूम रहा था। इस ये राजधानी परिवर्तित करता, जैसे यहां से वैशाली हुई, वैशाली से फिर ये पाटलिपुत्र ले आता। चलो लिख लो, ये भी खैर किसने राजधानी इसने क्या बनाई अपनी राजधानी, इसने अपनी राजधानी पुनः क्या बना ली? पाटलिपुत्र, पटना जो क्षेत्र बोलते हैं। इसके बाद से राजधानी पटना ही रहेगा मगध की क्षेत्र की। अब राजधानी जल्दी परिवर्तित नहीं होगी, लंबे समय तक पटना बनी रहेगी। तो हमें ध्यान रखना, पहले राजधानी कौन सी थी? राजगृह, या फिर इसी को कहीं पर गिरिव्रज भी कहा गया। इसके बाद ये राजधानी उदयन ने बदल के क्या कर दी? पाटलिपुत्र। और फिर क्या बन गई थी? वैशाली बनाई शिशुनाग ने, और फिर से पुनः फिर क्या बन गई? पाटलिपुत्र। अब यहाँ इसलिए राजधानियों का महत्व है कि सब बदल रहे हैं। हिरण्यक वंश के समय में बिंबसार और अजातशत्रु की राजधानी, उदयन की राजधानी, उदयन के जो वंशज थे उनकी राजधानी, फिर शिशुनाग ने केवल वैशाली बनाई, और उसके बाद इसकी राजधानी क्या बन गई? पाटलिपुत्र। आगे जाके फिर हम देखेंगे कब चेंज होगी, लेकिन अभी फिलहाल चेंज नहीं हो रही। अब एक पॉइंट यहां पे लिख लो, लिखो देखो, महल के बाहर नगर में, महल के बाहर नगर में घूमते समय, घूमते समय महानंदिम नामक व्यक्ति ने, महानंदिम, महानंदिम नामक व्यक्ति ने इसकी इसकी हत्या कर दी। ये एक दो बार छोटे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। उन्होंने ऐसे पूछा, ऐसा कौन सा शासक था जिसकी नगर के बाहर हत्या कर दी गई थी? तो कौन सा रहेगा? कालाशोक। छोटे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार से अब क्या हुआ कि महानंदिम नामक जो व्यक्ति को माना गया, उस व्यक्ति को कुछ ग्रंथ ये कहते हैं कि जो महानंदिम व्यक्ति था यही आगे चल के क्या बना? महापद्म नंद बना, और इसने ही स्थापना किसकी? नंद वंश की स्थापना की। तो अब इसके बाद एक नया जो वंश बैठा वो क्या कहलाया? नंद वंश। अभी रुक जाओ, भी आ जाने तुम, भैंसिया खड़ी नहीं, तुम दूध दूना चल देते हो, रुको थोड़ा। कालाशोक के लड़के थे, लेकिन कालाशोक के लड़कों के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होती है, इसीलिए माना जाता है कि शासन व्यवस्था इसके बाद जाके किसने प्राप्त कर ली? महानंदीम ने। कुछ गैप मिलता है शासन के बीच का। अब एक्चुअली में दिक्कत क्या है कि जो बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, इनमें विवाद है, क्योंकि ये बौद्ध धर्मी है,
इसके बाद जैसे ही नंद वंश आ रहे हैं वो कैसे हैं, जैन धर्मी है पूर्णतः। तो इसलिए वो बीच का टाइम पीरियड अलग अलग किताबों ने, अलग अलग जो धार्मिक किताबें उन्होंने बीच में क्लिष्ट बना दिया है, इसीलिए हमको ऐतिहासिक महत्व पे नहीं ले जाते हैं। ये रीजन है केवल, इसीलिए हम केवल यहां तक इसको पढ़ते हैं, इसी के बारे में, और हमारे क्वेश्चन भी यहीं तक मूव करते हैं। फिर कौन सा एक वंश आ गया, नंद वंश। अब समझते हैं ये, पहले कुछ पॉइंट इसके जान लेते हैं सीधा, पहले कुछ पॉइंट जान लेते हैं। नंद वंश ये कैसा है, जैन धर्म के अनुयायी है। पूरे के पूरे जितने भी इसमें शासक होंगे सब किसके हैं, जैन। कुल इसमें 9 शासक हुए। इसमें से कितने शासक हुए हैं, 9। 9 शासक होने के कारण इसे नौ या नव नंद भी कहा जाता है। इस वंश को क्या कहा जाता है, इसके कारण इसे नव नंद या नौ नंद भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें 9 शासक हुए हैं। और इसकी अच्छी बात यह कि इस धर्म में जितने भी शासक हुए वो सब कैसे हैं, सारे के सारे जैन धर्म के अनुयायी हैं। एक भी शासक ऐसा नहीं है जो जैन धर्म के अलावा कोई धर्म मानता हो। तो इसके सारे शासक जैन धर्म के अनुयायी हैं। इसमें जो पहला शासक हुआ उसका नाम क्या था, महापदम नंद। महापदम नंद ये नंद वंश का संस्थापक था। पहला अगर इसको हम एक पॉइंट के तौर पे देखें तो पहला ये क्या है, नंद वंश का संस्थापक। ये नंद वंश का संस्थापक है। इसके अन्य नाम, इनसे या उपाधियां कहें, इनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आता है। अन्य नाम या उपाधियां, इनसे बहुत सारे। पहला, हम हमें की उपाधियां जानते जाएं। पहला, सर्व छत्रांक। सर्व छत्रांक, अभी हम सारे बता देंगे, पहले हम लिख लेते हैं कौन कौन सी उपाधियां हैं। अपरो परशुराम, तीसरा द्वितीय परशुराम, द्वितीय परशुराम। चौथे की बात करें, एकराट। एकराट, महापदम नंदिन। छठे की बात करें, उग्रसेन। ये कुछ उपाधियां हैं, ध्यान रखना है। तो पहली कौन सी एक हमने बताई, सर्व छत्रांक, अपरो परशुराम या द्वितीय परशुराम, एकराट या महापद्मिन और उग्रसेन। सारी की सारी पूछी जा चुकी है। क्यों, ऐसा क्या है, ऐसा माना जाता है, कुछ ग्रंथ ऐसा लिख रहे हैं कि ये जो शासक बने ये कैसे शासक थे, नीची जाति के शासक थे। और इस कारण से इन्होंने उस समय अब पृथ्वी के आसपास जितने भी आसपास के क्षत्रिय शासक थे उन सबकी क्या कर दी, हत्या। और सबकी हत्या करने के कारण इनको क्या कहा गया, सर्व छत्रांक, यानी सभी क्षत्रियों को जीत लिया, ठीक है, नाश कर दिया। परशुराम ने भी यही काम किया था, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, अपरो परशुराम या द्वितीय परशुराम। ठीक, एकराट क्यों कहा गया, हमने तुम्हें बताया था कि ऐसा शासक जो दक्षिण पूर्व
उत्तर और पश्चिम, इन सभी जो शासक होते थे इनको जो जीत लेता था वो क्या कहलाता था? एक राट। हमने वैदिक उत्तर वैदिक काल में पढ़ा था, एक राट वो शासक होता था जिसकी सीमाएं लगभग समुद्र के तीनों भागों को छूती थी या संपूर्ण क्षेत्रों को जीत लेता था, वो क्या कहलाता था? एक राट। तो ये पहला एक राट शासक माना जाता है भारत का, जिसने पूरे क्षेत्र को जीत लिया। महापद्म नंदन क्यों कहा गया? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास कहा जाता है कि उस समय सर्वाधिक पैसा था, पदम रुपया होने के कारण इसको महापद्म नंदन कहा गया। नंद वंश का होता तो नंदन जोड़ दिया गया, महापद्म रुपया के कारण महापद्म नंदन कहा गया है इसको। तो इसके कारण ये फेमस। अब इसके कारण पे एक चीज और, उग्रसेन कहा गया, ये पुराणों में कह दिया गया, ये पुराणों में उग्रसेन कहा गया इसको। अब इसके समय हो क्या रहा है? एक तो ये जैन धर्म का अनुयायी, सबसे इंपॉर्टेंट बात। कौन है इसका? जैन धर्म के अनुयायी है। अब हुआ क्या है, एक क्वेश्चन अभी इस साल या नहीं, इस साल नहीं, 2 साल पहले आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया यहां से, इससे रिलेट करके उन्होंने पूछा था, एक मैचिंग थी, उसमें 2 सेंटेंस थे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन फाइयान थे, ठीक। दूसरा पॉइंट था महापद्म नंद के समकालीन पाणिनि थे। समझ गए? दोनों आंसर दोनों सही थे। तो उसने भाई आगे तो वो पूछता ना, एक सही, दो सही, दोनों सही, लास्ट में होता दोनों नहीं। तो यही 4 ऑप्शन उन्होंने बनाए हुए थे। तो इनके बारे में मिलता है कि जो अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि, अष्टाध्यायी एक बुक है, ये व्याकरण बुक है जिसको संस्कृत व्याकरण पहली व्याकरण कहा जाता है। अभी हम इसमें थोड़ा सा बता देंगे कि लेखक लेखक पाणिनि, पाणिनि इनके मित्र तथा समकालीन थे, या इनके मित्र थे, इससे भी हमें पता लग जाएगा इनके समकालीन है। समझ गए? अब इसको जान लेते हैं। ये व्याकरण की या किसी भी भाषा के व्याकरण की ये पहली पुस्तक है, लेकिन ये है किसकी बेसिस? संस्कृत पर, यानी संस्कृत व्याकरण। ये संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। और एक तरीके से देखा जाए, पहले व्यक्ति हैं कौन? पाणिनि, जिन्होंने व्याकरण लिखी किसी भी भाषा की, ठीक, जिनको बोला जाता है व्याकरण। जो व्याकरण लिखते हैं, व्याकरण के ज्ञाता होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? व्याकरण। और किसी भी भाषा में, या तो हम संस्कृत की बात कर रहे हैं, किसी भी भाषा में जो पहली व्याकरण लिखी गई वो कौन सी है? अष्टाध्यायी, जिसके लेखक कौन है? पाणिनि। ये क्वेश्चन पूछ चुका है सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, प्री में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलो, यानी लिख लेना एक दो पॉइंट। व्याकरण की पहली पुस्तक, ऐसे लिख सकते हो, ये क्या है? व्याकरण की पहली पुस्तक। और ये क्या है? प्रथम व्याकरण। ये पहले व्याकरणकर्ता माने जाते हैं। अब इसमें महापद्म नंद ने क्या किया? महापद्म नंद ने जितने भी छोटे छोटे और बचे हुए महाजनपद थे
उन सभी महाजनपदों को धीरे धीरे करके क्या कर लिया, जीत लिया। इसके अलावा हम अगर देखेंगे, देखो इसके अलावा जो बचे कौन से हैं, कुरु बचा है, पांचाल बचा हुआ है, चेदी बचा है, इधर मल्ल बचा है, गांधार, मत्स्य, ठीक, मत्स्य, अस्मक यानी सहित अन्य जनपदों को जीता। एक और जोड़ लो जिससे तुम्हें और आसान रहेगा हम समझने में, कलिंग। अब इससे एक पॉइंट और निकल के आएगा अभी, अभी आते। अरे रुको तो, बोलो नहीं अभी, पहले समझते जाओ, फिर हम जब पूरी चीज बता लें तब ऐसे तुम भटक जाओगे रास्तों में। अब देखो, दो क्वेश्चन, दो पॉइंट यहां से निकल के आने हैं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारे पास कलिंग का है, ठीक, दूसरा एक पॉइंट हमारे पास कौन सा है, इन दो बातों से, इन दो बातों से हमें दो चीजें समझ में आई। क्या, एक, हमारे पास दक्षिण में स्थित केवल एक ही महाजनपद है, पहली चीज। और दक्षिण में स्थित एक ही महाजनपद है, इसका मतलब कि दक्षिण के अगर महाजनपद को जीता, इसका मतलब दक्षिण भारत जाने वाला पहला शासक बनता है, या ऐसे कह सकते हैं दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला शासक। समझ गए बात को, क्योंकि इससे पहले दक्षिण में जाने वाला कोई शासक नहीं मिलता, क्योंकि दक्षिण में अपना राज्य चला रहे थे। तो एक पॉइंट तो हमें यहां से निकल के आ गया, अस्मक से, यानी दक्षिण भारत में विजय करने वाला प्रथम शासक, चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर बात। दूसरा, कलिंग। कलिंग के विषय में हमें कहां से जानकारी प्राप्त होती है, अब देखो, कलिंग के विषय में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है, बाद में इसके कई सालों बाद एक शासक आया जिसका नाम था खारवेल। इसके बाद एक शासक आया खारवेल, ठीक, कलिंग का जो शासक बना बाद में, ठीक। तो उसने एक अपना अभिलेख लिखाया जिसे बोलते हैं हाथी गुफा अभिलेख, ठीक। हाथी गुफा अभिलेख से हमें इसके द्वारा कलिंग को जीते जाने तथा कलिंग से एक जैन मुनि की प्रतिमा उठा के अपने यहां ले आने का उल्लेख मिलता है। तो हमें कुछ पॉइंट मिलते हैं उसके, किससे, हाथी गुफा अभिलेख से। चलो भाई, ये ऐसे लिख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार तुम्हें याद होना चाहिए। कलिंग राज खारवेल, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख, क्योंकि ये बहुत पूछा जाएगा, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है, कलिंग राज से, खारवेल जिनका शासक है, हाथी गुफा अभिलेख से क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, कलिंग विजय की, अरे महापदिम नदी, इसी की बात चल रही है, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना किसकी बात चल रही है, कलिंग विजय। पहली एक चीज पता लगती है कि कलिंग जीता, दूसरी चीज पता लगती है यहां से, या कलिंग से जैन मुनि की मूर्ति, मूर्ति पटना लाई गई, या पाटलिपुत्र पुत्र लाई गई, किसके द्वारा, महापदम नंद द्वारा। तीसरी बात की हमें जानकारी क्या मिलती है,
अब यहाँ एक और नई चीज, तो अब एक नई चीज और सीखो। यहाँ में एक जानकारी ये मिली, तो कलिंग राज खारवेल ये कहते हैं जब किसने आक्रमण किया है, महापद्म नंद ने, तो यहाँ से एक तो जैन मूर्ति ले गए, ठीक, कलिंग को जीता, लेकिन कलिंग वासियों के लिए नहरों का निर्माण कराया। कलिंग क्षेत्र में किसका निर्माण कराया, नहरों का। अब बच्चा दो चीजें मिली, एक पहली चीज ये कि नहरों का जो उल्लेख मिलता है पहली बार बनवाए जाने का लिखित अभिलेख, वो हाथी गुफा अभिलेख है। और जो पहला शासक पता लगता है जिसने नहरों का निर्माण कराया, वो कौन मिलता है। तो हमारे पास तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज मिली इससे, देखो कलिंग क्षेत्र में नहरों का निर्माण कराया। यानी कलिंग क्षेत्र में किसका निर्माण हुआ है, नहरों का। अब इसके आधार पर ये हम देखें क्या लिख सकते हैं, पॉइंट, इसके आधार पर हम पॉइंट लिख सकते हैं कि नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक कौन था, महापद्म नंद। बात समझ गए, हर चीज को जोड़ के देखते चले जाओ, ऐसे याद होता चला जाएगा। यानी नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक, क्लियर बात। यानी ये बात हम समझ गए कि नहरों का निर्माण किसने कराया, महापद्म नंद ने। और इसका अभिलेखी साक्ष्य कहाँ मिलता है नहरों का, हाथी गुफा। ये याद रखना, हाथी गुफा अभिलेख बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत बार पहुंची जाती है। कहाँ, कलिंग राज खारवेल, खारवेल ये, अच्छा ये महाजनपदों को जीता है इसी ने, नंद महापद्म नंद ने कलिंग, कुरु, पांचाल, चेदी, मल्ल, गांधार, मत्स्य, अस्मत सहित अन्य महाजनपदों को जीता। मतलब ये दिखाने की कोशिश, एक राट शासक ये ऐसे नहीं बना, एक राट शासक ये तब बना जब इसने आसपास के सारे क्षेत्र, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम सारे क्षेत्र क्या कर लिए, जीत लिए। क्योंकि अगर हम देखें तो दक्षिण में ये, उत्तर में चले जाएं तो ये गांधार वाला पूरा क्षेत्र उत्तर में आता है, तो ये पूरे क्षेत्र जीतने के कारण ये एक राट कहलाता है। लिख लिया, लिख लिया, अरे वाह, इस बार तुमने बहुत तेज लिखा। सही है, अब तो तुम लोग 5G पे आ गए, एकदम अपग्रेड हो गया, 2G से सीधे रात भर में इंस्टॉल, अगले दिन 5G चालू। हटा दें, हाँ बताओ कोई क्वेश्चन जो भी तुम्हें इसमें पूछने की बात। वो तो बाद में तो सारे स्वतंत्र होने, अभी कहाँ, अभी तो मौर्य काल तो और इनसे ज्यादा जाएगा, इनसे ज्यादा क्षेत्र मौर्य काल जीत लेगा। दुनिया भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य जो क्रिएट करेगा जाके वो मौर्य काल ही करेगा। वो अभी दक्षिण के और नीचे तक चला जाएगा, ये तो अस्मकई तक रुक गए, वो चला जाएगा कर्नाटक तक, उसकी राजधानी बनाएगा, एक प्रांत बनाता है श्रवणगिरी, कर्नाटक का क्षेत्र। तो ये और बड़ा क्षेत्र जीतते हैं, वो तो और बड़ा क्षेत्र जीत लेंगे, ये है, लेकिन इन्होंने जो महाजनपद वाला क्षेत्र है वो पूरा क्षेत्र लगभग जीत लिया है, पूरे महाजनपद लगभग इन्होंने जीत लिए हैं। धीरे धीरे स्वतंत्र तो होंगे ही होंगे, क्योंकि अब ये पावरफुल हैं, इनके लड़के बच्चे तो उतने पावरफुल नहीं होंगे, तो इसीलिए तो होता ना, धीरे धीरे बदलते चले जाते हैं। हटाएं भाई, चलो। अब ये देखो बड़ी आश्चर्यजनक एक बात, जो बड़ी आश्चर्यजनक लगा करती है, उसका कारण ये है, जैन धर्मी होते हुए इतने युद्ध करना,
ये थोड़ा सा अजीब, थोड़ा सा अलग टाइप नहीं फील होकर आ रहा है? जब आप पढ़ते हैं तो इसमें थोड़ा दिमाग जाता है कि नहीं, जैन धर्मी एक्चुअली में इनके पीछे का कारण यही था। तो इसीलिए अब क्या हुआ है, इसीलिए कुछ जो विद्वानों ने मानना, मेरे हिसाब से कुछ लोगों ने इसीलिए माना कि ये निम्न कुल के थे। हाँ मानता है ना, तो वही चीज मैं कह रहा हूं ना कि इन पुराणों ने इसीलिए माना क्योंकि ये चिढ़ गए होंगे। अब देखो, अब महापद्म नंद के बाद कुछ और शासक हुए, 6-7 शासक हुए जिनके नामों का उल्लेख ज्यादा मिलता नहीं, उल्लेख करने की जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। हमें केवल इसका अंतिम शासक जानने हैं जिसके समय कुछ और परिवर्तन है, वो कहलाया घनानंद। घनानंद ये कौन है? नंद वंश का, नंद वंश का अंतिम शासक। ये क्या बन गया है? नंद वंश का अंतिम शासक है। ये कहा जाता है कि इसके बाद इसके 9 पुत्रों ने अपने समय समय पर धीरे धीरे क्या करते रहे, शासन करते रहे। तो इसके बाद अंतिम शासक कौन बन गया है? घनानंद। इसके अन्य नाम क्या मिलते हैं? अगर हम इसके अन्य नामों की बात करेंगे तो इसका एक नाम सबसे ज्यादा फेमस है, वो नाम क्या है? अग्रमीच। यही पूछा जाता है कि किसकी उपाधि या नाम क्या मिलता है? अग्रमीच। अग्रमीच क्यों कहा गया? एक्चुअली में क्या है ना, इसके समय जब ये शासन कर रहा है मगध पर, उसी समय यूनानी आक्रमण हुआ है, सिकंदर का। सिकंदर का आक्रमण हुआ और इस उन लेखकों ने इसको क्या कहा है? अग्रमीच। बात समझ गए? अग्रमीच किसने कहा है? यूनानी जो लेखक है उन्होंने इसको अग्रमीच कहा है। इसके दो प्रमुख मंत्रियों के नाम मिलते हैं, एक भद्रसाल का नाम मिलता है और एक सकटाल। दो प्रमुख मंत्री थे जो वो काफी ज्यादा फेमस थे, भद्रसाल और शकटाल। खैर उनके नाम बहुत ज्यादा पूछे नहीं जाते। पहला पॉइंट, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, इसके समय, इसके समय प्रथम यूनानी आक्रमण हुआ, और वो किसका था? सिकंदर का आक्रमण। यानी प्रथम यूनानी आक्रमण जो सिकंदर द्वारा किया गया वो किसके समय हुआ है? घनानंद के समय। एक पॉइंट और लिख लेते हैं यहाँ पर। घनानंद की हत्या कर, घनानंद की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने, लिख लो एक पॉइंट, घनानंद की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। किसकी की है? मौर्य वंश की स्थापना की। अब इसके विषय में थोड़ी चीजें जानते, कहानी कहाँ से प्रचलित होती है। कुछ कहानियां ऐसी मिल रही हैं, जैसे अगर ये देखते हैं भारत का ऊपरी भाग मान ले रहे हैं अभी फिलहाल, यहां से तो हमारा शुरू हो जाता है पाकिस्तान, यहाँ पर एक चोटी है हिंदुकुश, और ये अफगानिस्तान का एरिया है पूरा। कहानी ये मिलती है कि हिंदुकुश वाले क्षेत्र से जब सिकंदर आक्रमण करने आ रहा था, उस बात, क्योंकि यहां पड़ता है तक्षशिला, यहाँ के आचार्य थे चाणक्य, और चाणक्य का मित्र था जिसको फेमस था, ये अमात्य था किसका? घनानंद का।
जिसको राक्षस राक्षस उपनाम से जानते थे सब। ठीक, राक्षस नाम से प्रसिद्ध था। वो मित्र था किसका? चाणक्य का। तो चाणक्य गए और इसको ये आगाह करने की विदेशी आक्रमणकारी आ रहा है। सिकंदर वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति हो चुका है, फेमस है कि पूरी दुनिया जीतता चला आ रहा है, वो आक्रमण करेगा, तो इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, उसको भारत की सीमा में घुसने से पहले ही रोक देना चाहिए। तो ये बात किससे कहने गया? चाणक्य कहने गए, किससे? घनानंद से। क्यों? इनके भाई मित्र थे कौन? अमात्य जो थे राक्षस नाम के। नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, ये कोई कहानी या वो कोई नहीं है। चाणक्य क्या 200 साल जिंदा कर दोगे किसी व्यक्ति को? ज्यादा लंबा जिंदा कर दोगे। अब घनानंद कह रहे इसके समय जब गए तो क्या हुआ, कहा जाता है कि चाणक्य का मजाक किसने उड़ा दिया? घनानंद ने। घनानंद ने चाणक्य का मजाक उड़ा दिया। कहा जाता है कि चाणक्य ने वहीं अपने बाल खोले और कहा तब तक जूड़ा नहीं बांधूंगा जब तक मैं घनानंद को समाप्त नहीं कर दूं, गद्दी से नहीं हटा दूंगा। तो कह रहे जब उसी समय ये वापस आ रहे थे तो इनको एक लड़का मिल गया। कौन? चंद्रगुप्त। ठीक, जिसको इन्होंने ट्रेंड किया, मतलब पढ़ाया, शिक्षाएं दी, और शिक्षा देने के बाद ये काम। ये तो खैर एक कहानी तौर पे मिलती है, जिसके तौर पे माना जाता है घनानंद को धीरे समाप्त कर दिया गया। अब हमारे पास जो नया चीज है, यानी इस नंद वंश से भारत को क्या फायदा हुआ? भाई भारत को क्या फायदा हुआ? इसके टाइम में क्या ऐसी कुछ प्रचलित थी, कुछ चीजें हमें सीखनी है। तो अब लिख लो कुछ बिंदु है जो नंद वंश से संबंधित है। जैसे पहला बिंदु लिख लो, पहली पॉइंट लिख लो। देखो, नंद वंश के समय बहुत अधिक मात्रा में आहत मुद्रा का प्रचलन हुआ। यानी आहत मुद्रा काफी ज्यादा फेमस हो गई इस समय। क्यों? क्योंकि महापदम रुपया होता था उसके पास, ऐसा माना जाता है। आहत मुद्रा का सर्वाधिक प्रचलन हुआ या बहुत अधिक प्रचलन हुआ? आहत मुद्रा। अगला पॉइंट लिखो। इस समय बारुचि, पाणिनि, कात्यायन, कात्यायन आदि प्रमुख विद्वान हुए। अगला पॉइंट, नंद वंश के समय ही पहली बार प्रथम यूनानी आक्रमण हुआ। नंद वंश के समय प्रथम यूनानी आक्रमण हुआ। अगला, नंद वंश ने सभी भारतीय राजवंशों को एक साथ जोड़ा, एक साथ जोड़ा। यानी उसने सारे जीत लिए, तो सारा क्या हो गया? सब में जुड़ा हुआ। जुड़ाव होने से फायदा क्या हुआ? नंद वंश ने सभी महाजनपदों को एक साथ जोड़ा। इससे फायदा क्या होना था? इससे फायदा ये कि जो किसी अब क्षेत्र विशेष की अपनी कलाएं होती हैं, अपना खान पान, अपनी संस्कृति हर क्षेत्र विशेष की होती है। मान लो कोई, आज भी अगर हम देखें तो असम वाले बढ़िया बांस के बनाते हैं उपकरण, बांस के अच्छे बनाते हैं। इधर तरफ अगर हम चले जाएंगे कि अगर अपने इधर देखें, गोरखपुर, ये मिट्टी के बर्तन अच्छे बनाते हैं, टेराकोटा की मूर्तियां वगैरह। तो क्या हुआ? आदान प्रदान बढ़ा, तो लोगों ने एक दूसरे की संस्कृति भी सीखी और आपसी भाईचारा बना, व्यापार भी बढ़ जाएगा।
भाई कई फायदे होने हैं ना इससे, व्यापार, नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें सीखते जाएंगे, तो इसमें भी बहुत बड़ा हाथ है किसका, नंद वंश का। तो कुछ ये पॉइंट हमारे पास नंद वंश से संबंधित रहे जो इंपॉर्टेंट है, कुछ विद्वान है, क्योंकि विद्वानों को तो हमें जानना ही रहेगा साथ साथ में कि कौन कौन से विद्वान है। अब हम इस चीज को मौर्य वंश से पढ़ने से पहले एक चीज और पढ़ना चाहेंगे, जिसका नाम है विदेशी आक्रमणकारी या विदेशी आक्रमण। मौर्य वंश से पहले हम क्या पढ़ लें, विदेशी आक्रमण। देखो, अगर हम भारत में विदेशी आक्रमणों की बात करें तो भारत में विदेशी आक्रमण पहले भी हुए हैं। अब यह माना जाता है कि भारत में जो पहले विदेशी आक्रमण हुए, वो जो आक्रमणकारी थे वो थे पारसी। ईरान के क्षेत्र में पहले एक धर्म चलता था, कौन सा, पारसी धर्म, जो पुराना, अगर इसका प्राचीन धर्म में जाओ तो हमने एक दिन आपको बताया था, जरथुष्ट्र, जरथुष्ट्र ने एक धर्म चलाया था, याद आया था, जिसकी पुस्तक जैन अवेस्ता थी, एक विद्वान हुए थे, वही पारसी धर्म का क्या है, मूल धर्म है, जो प्राचीनतम है उसका। तो यहां पर हमें दो टाइप के मिलेंगे, तो एक हमें मिल रहे हैं कैसे, पारसी, इसको अगर और बनाना चाहे तो क्या, ईरान क्षेत्र में, पर्सिया क्षेत्र कहलाता था, तो ईरानी, ठीक। ये दूसरी तरफ हमें एक आक्रमणकारी और मिल रहे हैं जो क्या है, यूनानी है। यानी सबसे पहले जो आक्रमणकारी हुए दो तरीके के थे, एक कौन से थे, पारसी, दूसरे कौन से थे, यूनानी। अब ये ध्यान से समझना है, यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे पहले किसने आक्रमण किया, कौन सी विदेशी शक्ति थी या कौन विदेशी थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले आक्रमण किया। अब समझो, भारत में जो सबसे पहले आक्रमण किया वो किसने किया, पारसी। क्योंकि ईरान इराक क्षेत्र में जो पर्सिया क्षेत्र कहलाता था पुराना, उस पर्सियन क्षेत्र में एक शासक था, जिसका नाम, जो शासक था, एक साइरस, साइरस का पुत्र हुआ डेरियस, साइरस का पुत्र हुआ कौन, डेरियस, जिसको दारा फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं लोग, डेरियस या दारा फर्स्ट। ये एक प्राचीन राजवंश है जो कहलाता है हखामनी वंश। हमने हखामनी वंश में एक चीज पढ़ी थी, पढ़ा, हखामनी वंश काफी प्राचीन वंश रहा है इस क्षेत्र में। तो हखामनी वंश का एक शासक था साइरस, और साइरस का पुत्र हुआ कौन, डेरियस, डेरियस, और जिसको दारा फर्स्ट भी कहा जाता है। ये माना जाता है कि दारा फर्स्ट में एक बहिस्तान अभिलेख मिलता है, अफगानिस्तान के उधर, ईरान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बहिस्तान अभिलेख। बहिस्तान अभिलेख से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि सबसे पहले डेरियस या दारा फर्स्ट ने गांधार वाले क्षेत्र को जीत लिया था। ये उसका एक प्रांत का भाग था, उसके राज्य का एक प्रांत था। इस बात का जिक्र इंडिका भी करती है, इस बात का जिक्र प्राचीनतम तौर पे, इस बात का जिक्र तुम्हारा हिस्टोरिया भी करती है, जो हिस्टोरिका बुक है किसकी, इतिहास के जन्मदाता कौन है, हेलियोडोरस। उन्होंने हिस्टोरिका बुक लिखी। हिस्टोरिका बुक में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि जो डेरियस फर्स्ट का क्षेत्र था वो कौन सा एक प्रांत था, गांधार वाला क्षेत्र उसने जीत लिया था, तो वो उसके प्रांत का भाग था, वो यहां से राजस्व प्राप्त करता था। तो इस आधार पर यह माना जाए कि भारत पे आक्रमण करने वाले पहला जो राजवंश हुआ या जो व्यक्ति हुए वो कौन थे, पारसी या ईरानी थे। क्लियर बात। और उसमें भी पहला शासक जब भी आएगा तो डेरियस फर्स्ट या दारा फर्स्ट। पारसी कौन से थे ये, हखामनी वंश के
शासक कौन था भाई? डेरियस फर्स्ट या दारा फर्स्ट द्वारा गांधार प्रांत को जीता गया। यानी इसका मतलब कौन हो गया? प्रथम विदेशी आक्रमणकारी। समझ गए? इसका एक पुत्र हुआ छयार्स। छयार्स ने क्या किया कि भारतीय लोगों को अपनी सेना में सम्मिलित किया। खैर उसके बारे में बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं, केवल हमारे पास एक क्वेश्चन बन जाता है। इसका ही पुत्र, इसके जो प्रांत था गांधार वाला, उसका एक बाद में एक शासक हुआ इसी के समकालीन, क्योंकि प्रांतों में बटे शासन होते थे उस समय। छयार्स नामक एक व्यक्ति हुआ जो उस समय इस प्रांत गांधार प्रांत का शासक था। उसने अपनी सेना में भारतीयों को सम्मिलित किया। तो इससे हमें जानकारियां प्राप्त होती, बस ये जानकारियों की है। और इसका अभिलेखी साक्ष्य कौन है? कौन सा? बहिस्तान अभिलेख। क्लियर? बहिस्तान अभिलेख से हमें ये पता लगता है कि इसने दारा क्षेत्र ने ये क्षेत्र जीता था। अब क्या हुआ? दारा फर्स्ट हुआ, फिर दारा सेकेंड हुआ, और फिर फाइनली दारा थर्ड हुआ। जब दारा थर्ड हुआ, उसी के समय मकदूनिया का शासक सिकंदर भारत आ रहा था। ठीक। जब वो ईरान इराक के क्षेत्र में पहुंचा तो उसने दारा थर्ड को पराजित किया। उसने किसको पराजित किया है? दारा थर्ड को। तो दारा थर्ड को पराजित करने के बाद वो आगे भारत की तरफ बढ़ा। तो इस कारण से हमें यह पता लग जाता है कि पहले शासक तो ये हैं आक्रमणकारी, दूसरे आक्रमणकारी कौन बने? यूनानी। ये कैसे बने भाई? दूसरे विदेशी आक्रमणकारी। एक पॉइंट लिख सकते हैं, पर्सिया या पारसी शासक शासक दारा थर्ड, दारा थर्ड को पराजित कर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। ने भारत पर आक्रमण किया। तो इस प्रकार से द्वितीय आक्रमणकारी जो बने वो कौन से थे? यूनानी। समझ गए? इससे हमें यह पता लग जाता है कि द्वितीय आक्रमणकारी यूनान। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले आक्रमणकारी तो पार्सियन, द्वितीय आक्रमणकारी तो यूनान। समझ गए? तो सिकंदर एक ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर कौन सा विदेशी आक्रमणकारी था? दूसरा। यूनानियों में पहला सिकंदर। ठीक। अब हम आते हैं, चलो इतना तो हम सीख गए। अब आते हैं, देखते हैं सिकंदर ने जो आक्रमण किया उसका क्या स्वरूप था, क्योंकि सिकंदर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आखिर में हम सिकंदर को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है? हम्म? सिकंदर को हम इसलिए पढ़ते हैं कि सिकंदर ने भारत में बहुत इंपैक्ट डाला। भले ही वो भारत के ऊपरी क्षेत्र से ही चला गया, लेकिन उसने भारत में एक स्थितियां बदल दी। पहली एक स्थिति यह बदल दी कि भारत के लोग तिथियों को नहीं समझते थे, तिथियों को नहीं लिखते थे, अपनी जो भी लिखते थे। तो ये एक तो प्रचलन स्टार्ट हुआ भारत में, तिथि मतलब डेट। ठीक। क्या हो गया ये? सो गई थी क्या? तिथि नहीं समझ में आ रहा था?
जुकाम उखाम तो ये तो राजकाज है, ये होते रहते हैं, ये छोटी मोटी बीमारियां। जुकाम तो होता ही रहता है, जुकाम के लिए कोई परेशानी की समस्या नहीं है। करे कोई बात नहीं है, देखो आजकल क्या है ना, मौसम है, शाम में होता क्या, अभी गर्मी है, थोड़ा बाहर निकले, हल्की हवा चल रही है, जुकाम हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। अरे तब इतने बड़े शरीर में ये सब छोटे मोटे बीमारियां हैं, ये सब चलती रहती हैं। अब कोई हाथी से कहे कि ये लो तुम्हें जुकाम हो गया, तो फिर कैसे काम चलेगा। मतलब तुलना एक मान ले रहे कि मतलब आदमी इतना बड़ा जुकाम होना आने वाली बीमारियों को इंडिकेशन होता है कि उनको बचा रहा है। हाँ, तो हम इस सिकंदर को इसीलिए पढ़ते हैं। दूसरा, सिकंदर के आने से क्या फायदा हुआ? सिकंदर के आने से एक फायदा हुआ कि उसने ऐसा माहौल इकट्ठा कर दिया भारत में, जिससे चंद्रगुप्त को सत्ता परिवर्तन करने का सहयोग मिल गया। क्यों? क्योंकि उसके आने से लोग भयभीत हुए, और जब वो भयभीत हुए तो चंद्रगुप्त ने क्या किया, जो इस क्षेत्र के थे जिनमें सिकंदर हारा था, सिकंदर ने जिनको हराया था भारत के क्षेत्र में, उनको इकट्ठा किया और उससे पूरा का पूरा शासन मगध पे बदल दिया। तो कुछ इंपैक्ट सिकंदर का बहुत बड़ा भारतीय रोल पड़ता है, इसीलिए हम सिकंदर को जानते भी हैं और सिकंदर को हम इसलिए थोड़ा पढ़ते भी हैं। सिकंदर वो शासक है, दुनिया का एक ऐसा शासक जिसका जन्म हो रहा है यूनान में, मरता है एशिया में, दफनाया जाता है अफ्रीका में। 3 महाद्वीपों में इसका प्रचलन रहता है, तो इसीलिए उसको विश्व विजेता कहा गया। जीता भी, यूनान से चला, सीरिया जीता। अभी चलो हम लोग खैर चर्चा करते हुए चलते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा कहाँ कहाँ मूव करता रहा। अब आ जाओ सिकंदर, इसको पढ़ना जरूरी है। सिकंदर द ग्रेट, सिकंदर महान। अब कितना महान है यह नहीं पता। मानता अभी देखो भारत आते आते इनकी मानता खत्म हो जाती है। महान शासक है नो डाउट, लेकिन भारत में आते इसकी मानता थोड़ी हद तक डगमगा जाती। देखते हैं भाई क्या है। सिकंदर जो है, इसका जो जन्म होता है, इसका जन्म हुआ 356 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व या बीसी। कहाँ हुआ भाई? स्थान कौन सा था? मकदूनिया। मकदूनिया कहाँ पड़ता है? ये यूनान में। एक साथ छोटा सा राज्य था, कौन सा? मकदूनिया। वहां इसका जन्म हुआ। इसके जो पिताजी थे, इनका पिता फिलिप सेकेंड, ये मकदूनिया के शासक थे। हाँ, नहीं भाई, मुसलमान नहीं। इसका एक्चुअली में जो नाम है ना, वो अलेक्जेंडर है, समझ गए? इसका नाम जो अंग्रेजियों के नाम पे देखा जाता है, अभी एक मिनट सुन रहा है तुम्हारा, इसका नाम अलेक्जेंडर है, जिसको हम लोग सिकंदर नाम से यूनानी या उन बाद के लेखों में अलेक्जेंडर द ग्रेट। सिकंदर तो हम लोग इसको हिंदी के नाम में, या हमारे जो लेखकों ने लिखा उसके आधार पर हमने लिख दिया है। तब से मुसलमान नहीं है यार, यूनानी है। ये भी नहीं कह सकते ईसाई है, ईसाई बाद में आएगा धर्म, समझ गए? ईसाई धर्म नहीं है अभी कोई, क्योंकि अभी तो हम बीसी में चल रहे हैं। इसके अभी 356 टाइम अभी बाद में आएंगे वो ईसा मसीह। हम लोग बहुत आगे चल रहे हैं, ईसा मसीह से बहुत आगे टहल रहे हैं। नहीं भाई, अभी ईसा मसीह कहाँ, अभी ईसा मसीह नहीं है, उल्टा चल रहा है ना। 300 से अभी हम लोग धीरे धीरे नीचे आएंगे जीरो तक। जब जीरो माना गया वो क्या है? ईसा मसीह की डेट।
ये कोई धर्म नहीं है, इस समय इन लोगों का कोई धर्म नहीं, ये कबीलाई समाज है। कबीलाई समाज जानते हो क्या होता है? अभी तो मैं क्लियर नहीं, कबीलाई समाज वो समाज होता है जहां एक ही वंशजों का एक बहुत बड़ा समूह होता है। जैसे एक किसी के पिताजी थे, उसके बाद 10 20 50 60 बढ़ते चले गए, 100 150 पूरा एक हुजूम हो गया, तो क्या बन गया? एक कबीला। ये कबीले कहलाते थे। समझ गए? वो एक ही व्यक्ति के वंशज हुआ करते थे, वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाते थे। जैसे एक गांव में एक व्यक्ति रहने आए, अब फिर देखो थोड़े दिन बाद मोहल्ला तैयार। तो उसी टाइप के जैसे लोग बढ़ते जाएंगे ना, मान लो जैसे एक तरीके से मान लो कोई एक व्यक्ति था, उसके 2 4 5 10 12 लड़के बच्चे हुए, उन्होंने बढ़ा दिए, तो जब वो एक बड़ा सा एक ग्रुप बन जाता था उसमें, लेकिन ये किसके होते थे? एक रक्त समूह के होते हैं। वंशज केवल भले ही अलग अलग, जैसे किसी एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया, उसके बच्चे अच्छे होते होते, उनके बच्चे के बच्चे होते होते क्या बन गया? एक पूरा समाज बन गया। ये कबीला कहलाता था। इसमें लगभग 100 150 200 300 400 500 लोग तक भी होते थे। तो ये सब यूनानी, अभी भी कोई धर्म नहीं है यूनान में। ठीक। तो अब ये दुनिया के शासक थे। हुआ क्या है, अच्छा इनके गुरु भी लिख लो भाई, ये भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। अरस्तु, अरिस्टोटल जिनको बोला जाता है इंग्लिश में, अरस्तु। सुकरात बहुत आगे की चीज है। अरस्तु से पहले देखो तीन है। पहले थे सुकरात, सार्कटीज, इनके शिष्य थे प्लेटो, प्लेटो के शिष्य हैं अरस्तु, अरिस्टोटल। और ये पता क्या है, ये वो आदमी है कि सब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, उल्टे है। ये अगर कहें नीम है तो ये नहीं, ये कहेंगे नहीं नीम नहीं आम है। इन्होंने कहा कि आम है, नहीं ये कहेंगे आम नहीं ये बरगद का पेड़ है। मतलब विचारधारा में बिल्कुल भिन्नताएं मिलती हैं तीनों के, यानी विचारधाराएं बिल्कुल क्या है? अलग अलग, लेकिन क्या है? एक दूसरे के गुरु है। सुकरात पहले दार्शनिक है, इसके बाद प्लेटो हुआ, उसका शिष्य बना प्लेटो, और उसके बाद क्या हुआ? अरस्तु, उसका शिष्य था। तो ये लगातार पुराने राजवंशों के हैं, ये सब यूनान के क्षेत्र के ही हैं। इनका दर्शन भी इसी से प्रभावित है, अपने अपने टाइम पीरियड के कारण। अरस्तु, हुआ क्या कि इसके पिता की मृत्यु हो गई और 336 BC में ये मकदूनिया का शासक बन गया। क्या बन गया ये? 20 वर्ष की आयु में ये क्या बन गया था? मकदूनिया का शासक। और इसी समय इसने विश्व विजय की यात्रा प्रारंभ की। यात्रा प्रारंभ इसी समय से इसने क्या कर दिया? विश्व विजय की यात्रा प्रारंभ कर दी। किसने? सिकंदर ने। अब ये यात्रा पे निकल पड़ा। जब यात्रा पे निकला भाई, तो सबसे पहले जहां अपने क्षेत्र में था वहां से, यानी यूनान से, पहले तो यूनान में ही था, यूनान के क्षेत्र जीते। यूनान के बाद ये आ गया सीरिया, सीरिया वाला क्षेत्र जीता। अगर मैप देखोगे तो समझ में आएगा थोड़ा। फिर ये चला गया कहाँ? अफ्रीका, मिस्र, मिस्र चला गया। मिस्र में एक और भी शहर बसाता चला गया, जैसे सिकंदरिया एक शहर बसाया, जिसको अलेक्जेंड्रिया भी बोला जाता है। यहाँ शहर बताया। फिर से फिर ये एशिया में आ गया, एशिया माइनर, एशिया माइनर से नीचे आ गया सोडंगियाना, इसके नीचे आ गया बैक्टीरिया, ये बचा।
ये अगर तुम्हें क्षेत्र पुराने नाम है, जैसे तुम जब पुराने नामों को पढ़ोगे तो ये एक क्षेत्र मिला, जैसे यूनान से लगा हुआ क्षेत्र सीरिया, और सीरिया से उधर नील नदी के बगल से क्षेत्र से निकलोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे? सीधे मिस्र में। अगर तुम वर्ल्ड मैप अभी यहाँ होता तो हम लोग ये बात समझ जाते तुरंत कि वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ मूव किया। अब वर्ल्ड मैप है नहीं हम लोग के पास, तो हम लोग ये नहीं समझ सकते। तुम्हारे मन में अगर पुरानी इमेज है तो तुम समझ सकते हो, या तुम्हारे मन में वर्ल्ड मैप का थोड़ा सा आइडिया है, और यहाँ होता तो हम खैर बता देते। चलो कोई बात नहीं, जो नहीं है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब बनाएंगे नहीं भाई, क्योंकि ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहे, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं ये सब, अरे तो यही तो मैप होता भी तो बिल्कुल समझ में आ जाता। ये अरब प्रायद्वीप का क्षेत्र है पूरा, जो अरब प्रायद्वीप है पूरा, ईरान, इराक, बगदाद, ये सब पूरा। और जैसे ही ईरान, इराक, बगदाद से अफगानिस्तान की तरफ बढ़ोगे, अफगानिस्तान की तरफ, जैसे यहाँ पर ईरान, इराक के, इसके अफगानिस्तान के ऊपर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पड़ता है अफगानिस्तान और ईरान का बॉर्डर वाला क्षेत्र, समझ गए? ईरान और अफगानिस्तान का बॉर्डर वाला क्षेत्र क्या पड़ता है? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के जस्ट ऊपर की तरफ एक और चीज है, जो बगदाद, ईरान, इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। बगदाद के पास एक शहर है जिसका नाम है क्या? कौन सा? बेबीलोन। ये सुना है? हाँ, झूलती मीनारें, क्या है, झूलते बाग, 7 आश्चर्यों में से है भाई बेबीलोन। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से आगे ये बढ़ा और इसने हिंदू कुश पर्वत पार किया, अभी हमने देखा था। इसने क्या किया? हिंदू कुश। अब आ गया देखो अपने क्षेत्र में। अब आते आते हिंदू कुश पर्वत एक ही दर्रा है। हाँ, खैबर। ये अब ये बहुत फेमस है। जो भी यूनानी या जो उधर बैक्टीरिया क्षेत्र से या ईरान, इराक क्षेत्र से आएंगे अफगानिस्तान से, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर वाले पे कौन सा पड़ता है? हिंदू कुश। हिंदू कुश में एक दर्रा पड़ता है, कौन सा? खैबर दर्रा, बहुत प्राचीन दर्रा है ये, से भारत की तरफ आया। खैबर, हिंदू कुश, यहाँ पे पड़ती है पहाड़ियाँ। अगर कभी मैप तुम लोग के जब देखने लायक है, मैप होता तो समझ में आ जाता। यहाँ पे ये दर्रा पड़ता है। अब जब यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ से इसने क्या किया, दो अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया। क्या? एक तो यहाँ से सिंधु नदी बहती थी, एक सेना का भाग सिंधु नदी के सहारे भेज दिया, कि भाई जली सेना जो थी उसको कैसे भेज दिया? सिंधु नदी के सहारे। एक सेना का भाग, जो स्थलीय भाग सेना थी, उसका भाग खुद नियंत्रण में ले लिया, इधर नियारकस को भेज दिया, और अपना क्या ले लिया? स्थल सेना। और पेडिक्का, हिफेस्टियस, ये दो उसके और सेनापति थे, इनके साथ वो किधर से, ऊपर क्षेत्र से भारत में प्रवेश किया। जब ये भारत की हिमालय वाले क्षेत्र में पहुंचता है, उस समय माना जाता है कि इस समय की जो डेट है वो है 326 ईसा पूर्व। तो जो भारत में प्रवेश करता है वो कब करता है? 326। लेकिन यहीं पर कुछ जगहों पर ये 327 मिलता है। 327, 327 मिलता है, इसका क्या कारण है? इसलिए, क्यों? क्योंकि ये भारत का ही क्षेत्र माना गया है, अफगानिस्तान वाला, हिंदू कुश वाला। तो वो इस समय पहुंचा है, तो इसलिए कुछ लोग ये कहते हैं नहीं 326 नहीं, कब है? 327, क्योंकि वो भी भारत का भाग है। तो एनसीईआरटी फिर और नालायक है, वो दोनों मान लेती है। या तो पढ़ लो या ये कर लो, अब की बार ये मत करना ना, वो रखे रहो, वो बात की बात है ना। ऐसे क्या होता है ना, फिर बेकार हो जाता है, ध्यान सबका वहीं चला जाता है, हम इधर बताते रहेंगे तुम उसमें लगे रहोगे। हाँ, तो अब क्या हुआ, यहां से एक रास्ता चला गया, एक इधर से। अब जब इधर से आता है तो कहा जाता है यहाँ पर हिमालयी क्षेत्र में छोटे छोटे गढ़ थे। गढ़ मतलब छोटी छोटी जनजातियों के निवास थे, वो अपने शासन करते थे। तो यहाँ पर बहुत सारे गढ़ बताए जाते हैं, अलग अलग बुके, कोई तो 36 लिख दे रहा है, कोई 18 लिखता है, तो अलग अलग गढ़ थे, ये मान के हम चलते हैं। तो ये माना जाता है कि यहाँ पर जब पहुंचा
तो यहाँ से जैसे इंटर किया वहां पर एक अस्सिकेनस जनजातियां थी, अश्वक थी, मत्स्यक थी, कई सारी जनजातियां, उनका खैर में बहुत ज्यादा इनका मतलब नहीं है। तो जब ये अंदर की तरफ आया तो यहाँ वाले क्षेत्र का एक बड़ा शासक था जिसका तक्षशिला का, वो था अंभी। एक बड़ा शासक कौन सा था? अंभी। अंभी जो शासक था तक्षशिला का, उसने बिना लड़े ही अधीनता स्वीकार कर ली। किसकी? सिकंदर की। अब सिकंदर यहां से लड़ता हुआ थोड़ा आगे बढ़ा, तो जैसे ही आगे बढ़ा तो झेलम नदी के तट पे पहुंचा। झेलम नदी के तट के वाला क्षेत्र था राजा पुरु का, इनको पौरस भी कहा जाता है, उनका क्षेत्र था। तो उन्होंने से भी अधीनता स्वीकार करने के लिए दूत भेजे, उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की, और यहां पर एक युद्ध हुआ जिसे हाइडे स्पेसीज का युद्ध या पुरु या पोरस का युद्ध कहा जाता है। हाइडे स्पीच, हाइडे स्पीच, या कहीं कहीं पर वितस्ता भी लिखा मिलेगा, क्योंकि पूर्व नाम क्या था झेलम का। ये युद्ध हुआ किसके किसके बीच? सिकंदर, पूर्व राज्य था इनका पोरस कहलाते शासक, इनका युद्ध हुआ। कहा जाता है कि ये बहादुरी से लड़े लेकिन हार गए पोरस। जब हार गए तो उसने क्या किया, इनकी बहादुरता से प्रसन्न होकर इनको इनका राज्य वापस कर दिया, और जहां युद्ध हुआ था वहां दो नगर बसाए। एक अपने घोड़े के नाम पे, क्योंकि इसका घोड़ा यहीं पे मर गया, ठीक, जिसका नाम था बुकाफेल, बुकाफेला भी कहीं लिख देते हैं, ठीक, वो एक बना दिया, या बुकफेला एक नगर, और दूसरा नगर बसाया निकैया। निकैया मतलब होता है विजय, निकैया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजय, जीतना। तो इसने युद्ध के क्षेत्रों पर दो नगर बसा दिए झेलम नदी के किनारे। ये झेलम नदी के किनारे सब युद्ध हो रहे हैं, झेलम नदी के किनारे युद्ध हुए। फिर ये नीचे की तरफ बढ़ा, तो कहा जाता है इस क्षेत्र में कुछ और जनजातियां थी बहुत सारी, जिसमें एक बड़ी जनजाति जो फेमस हुई वो हुई अश्वक। अश्वक जनजाति थी एक, अश्वक, इसकी राजधानी, अश्वक जनजाति थी, इसकी राजधानी थी मत्सक। यहाँ के जो पुरुषों ने पहले युद्ध किया, पुरुषों के बाद यहाँ की महिलाओं ने युद्ध किया इससे, और महिलाओं से बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया, बहुत परेशान किया गया। जब महिलाओं ने यहाँ पर प्रताड़ित किया इसको, तो इतना खिसिया गया, ये पहली घटना थी इसकी, इसने उस क्षेत्र की सभी महिलाओं की हत्या करा दी। यानी जो सिकंदर महान था, जो कहीं पर लोगों की हत्याएं कर नहीं करता था, इतना ज्यादा नरसंहार नहीं फैलाता था, लेकिन जब वो यहाँ आया भारत में तो उसने महिलाओं की हत्या करा दी, और यहाँ से उसको बहुत सारे बैल प्राप्त हुए थे, और उन बैलों को कहाँ भिजवा दिया? यूनान। तो अब यहाँ ये हम महिलाओं की बहादुरी की बहुत बड़ी घटना मिलती है यहाँ पर। अश्वक जनजाति, इसके नीचे फिर गया मालव जनजाति थी, ये जनजाति क्षेत्र है सब। मालव जनजाति क्षेत्र था, मालव तथा और एक थी शूद्रक जनजातियां हैं ये। इन जनजातियों से युद्ध हुआ, इन जनजातियों से युद्ध करते हुए सिकंदर थोड़ा घायल हो गया, और पहुंच गया कहां तक? ब्यास नदी तट पर, ब्यास नदी तट। अब तुम लोग का लिख तो पाए नहीं होगे सब, गलती ये हो गई कि हम पूरा बनाते तो लिखते ही चले जाते, ज्यादा सही रहता। चलो फिर बता देते, कल लिखा देंगे तो ठीक। ब्यास नदी पहुंचा, ब्यास नदी पर कहा जाता है यहाँ पर लोगों ने अफवाह भी फैल, कुछ किताबें लिखती है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सहायता से अफवाह फैलवा दी कि वहां का जो आगे जो शासक है, आगे जिसका क्षेत्र है, वो शासक कहलाता है घनानंद, और उसका मंत्री है, जो सेनापति और मंत्री है वो है राक्षस, कच्चा खा जाता है। कुछ लोगों का किताबों का ऐसा लिखना है। कुछ लोगों का कहना है कि जो सिकंदर के सैनिक थे, जो 10 साल से लगातार युद्ध कर रहे थे, वो थक गए, अब वो यहां से पटना की तरफ जाना नहीं चाहते थे, मगध की तरफ,
इसलिए उन्होंने आगे जाने से मना कर दिया और सिकंदर ने ब्यास नदी पार नहीं की। ब्यास नदी से सीधा तिरछा हो गया और पहुंचा जाके गुजरात। कल हम इस लोग को लिख लेंगे। गुजरात में इसने आखिरी विजय पाटन वाला क्षेत्र जीता, वही इसकी भारत में आखिरी विजय थी और लगभग ये 19 महीने भारत में रहा है। 19 महीने भारत में रहा। इसके बाद ये वापस चला गया वहां से। ये जब इनसे मालव और शूद्रकों से लड़ रहा था, यहीं सिकंदर घायल हो गया। इनसे लड़ते टाइम सिकंदर क्या हो गया है, घायल हो गया है। अब घायल हो गया तो उसका शरीर में क्या होने लगा है, घायल अवस्था में उसको फीवर या बुखार टाइप की चीजें होने लगी। जब वो बीमार पड़ गया भारतीय क्षेत्र में, तो वो यहाँ गुजरात से पाटन पहुंचा और पाटन से दो सेनाएं भाग दी। एक तो अपना समुद्री मार्ग से चला गया, समुद्री मार्ग यानी अरब सागर से होता हुआ अपना चला गया, और दूसरी सेना को ऊपर वाले रास्ते से भेज दिया। और जो अपना क्षेत्र जो इन्हें जीता था वो अपने सैनिकों में, जो अपने उसके प्रमुख सैनिक होते उन्हीं को दे देता था। उसका ये प्रचलन था कि उसके साथ जो सैनिक है उन्हीं को राज्य देता चला आता था, जो जीतता था उनको ही दे देता। तो उसने सेल्यूकस निकेटर को वाला क्षेत्र दे दिया और अपना अरब सागर से होते हुए पहुंचा कहाँ, बेबीलोन, बगदाद। ईरान इराक की राजधानी क्या है, बगदाद के पास ही बेबीलोन। बेबीलोन में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 323 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। फिर यहाँ से इसकी इच्छा अनुसार इसने जो एक शहर बसाया था अफ्रीका में, मिस्र क्षेत्र में, कौन सा, अलेक्जेंड्रिया या सिकंदरिया, वहां पर इसको क्या कर दिया गया, दफना दिया गया। तो ये पूरी कहानी मिलती है इस सिकंदर की। चलो इसके बारे में हम अगले कल लिख लेंगे, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा कहाँ कहाँ भागता गया। क्योंकि एक दो क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको पार किया ये इंपॉर्टेंट है, ये जगह इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो इसलिए हम लोग इसको लिख लेंगे। बताओ कोई क्वेश्चन। ये कहाँ से बन